प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कमलेश्वर जी को। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं जो हैं राजा, निर्वशियाँ, खोई हुई दिशाएं, 16 छत्तों वाला घर, जिंदा मुर्दे, कहानी संग्रह है, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। आइए पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। जॉर्ज पंचम की नाक। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना या नाक काटना प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। मतलब जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी कमलेश्वर ने लिखी है वो एक व्यंग प्रधान कहानी है। मतलब इसमें कहानी के आधार पर एक व्यंग किया गया है जो भारतीयों के ऊपर किया गया है। सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। औपनिवेशक दौर से तात्पर्य है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे और व्यापार करते करते उन्होंने हुकूमत अपनी स्थापित कर ली थी। तो औपनिवेशक दौर की मानसिकता से तात्पर्य है कि जो लाभ हानि का दौर था कि उन्होंने अपने लाभ के लिए बहुत कुछ किया। तो आज भी भारतीय जो आज़ादी तो प्राप्त कर ली है, लेकिन मस्तिष्क से अभी भी अंग्रेज़ों की तरफदारी करते हैं। तो उनकी मानसिकता और विदेशी आकर्षण, मतलब जो विदेश से है वो सब सही है, उस पर गहरी चोट यह व्यंग रचना करती है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। मतलब पत्रकारिता पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पत्रकारिता का क्या मुख्य उद्देश्य है। उनका वही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सत्य को ही परोसना है। किसी प्रकार के बनावटीपन की अपेक्षा इससे नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर जो पत्रकारिता है वह भी अंग्रेज़ों का ही गुणगान कर रही है, उसी के ऊपर ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित है। तो उसके भी विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई है। व्यावसायिक पत्रकारिता से तात्पर्य कि पैसे कमाने के लिए, TRP बढ़ाने के लिए वो पत्रकारिता को किस ओर भी मोड़ रहे हैं जो पत्रकार हैं, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है इस पाठ में। जॉर्ज पंचम की नाक।
यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मतलब मैं का मतलब यहाँ होता है पूरा संपूर्ण, मतलब खानदान सहित, परिवार सहित। यह बात उस समय की है, यानी यह जो कहानी है ये उस समय की है जब आज़ादी के तुरंत बाद एलिजाबेथ द्वितीय अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। ये बड़ी पेशोपेश वाली स्थिति थी कि तूफ़ानी दौरा जो हो रहा है, अब उसमें जो शाही दौरा हो रहा है उसमें रानी क्या पहनेंगी, ये सबके लिए चर्चा का विषय था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। मतलब उन रानी के आने के पहले उनके जो जासूस थे या उनके सेक्रेटरी थे वे तूफ़ानी दौरा करने वाले थे। भाई कोई मजाक तो था नहीं, आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। चूँकि ज़माना नया था, यानी अभी नई नई आज़ादी मिली थी, तो फौज फाटे को लेकर चलने का दौर जा चुका था, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज खड़ी की गई। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। उस समय 400 पाउंड बहुत अधिक या बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। आज के हिसाब से अगर हम सोचें तो लाखों रुपए। तो इंग्लैंड के अखबारों की कतरने क्या होता है? कतरने जो मान लीजिए कपड़ा हम सिलते हैं, कपड़ा सिलाई होता है, तो सिलाने पर जो काट छाट करके बचा हुआ कपड़ा का हिस्सा होता है उसी को हम कतरन कहते हैं। तो अखबारों के कतरने का मतलब है कि जो इंग्लैंड के अखबारों में कोने में छोटे छोटे अक्षरों में जो खबरें छपी थी उसे भारतीय अखबारों ने प्रमुखता से अपने अखबारों में स्थान दिया। तो पहले दिन वहाँ छपती थी, दूसरे दिन यहाँ प्रमुखता से छपती थी। चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और जो 400 पाउंड जिस सूट पर खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकर, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तो उस समय का जो दौर था उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। जो एक माहौल बना था पूरे देश में, उसके बाद यहाँ हो रही है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनके शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत
कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और घर को देखते हैं अर्थात देखते देखते दिल्ली का कायापलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, और पूरी की पूरी जो दिल्ली है वो अपने नए रूप में आ गई। सड़कें जवान हो गई, मतलब टूटी फूटी जो भी थी वो सब ख़त्म हो गया। इमारतें नाज़नीनों की तरह, मतलब नौ युवतियों की, नौ दुल्हन की तरह सज गई, और तरह तरह के श्रृंगार किए गए, साज सजावट किए गए। किसके लिए? एलिजाबेथ द्वितीय के आगमन के लिए। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।